Today, we are living in the world where electronic items are everywhere. Welcome to my channel all about education and learners. Today, we shall discuss about e-learning. ई-लर्निंग में अगर ई की बात करें तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि आज हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कुछ भी उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर हो, वो सारी चीज़ों पर हम आज की तारीख में बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। सो लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज़ ई लर्निंग। ई लर्निंग अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो जैसे मैंने बताया, इसका ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि वो सारे यंत्र जिनसे हम किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या कोई भी हम आइडिया ले सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो जैसे रोजनबर्ग कहते हैं कि इट रिफर्स टू द यूज़ ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट एक अंतर्जाल है, जो हमें ये ऐसा जाल है जो हमें जानकारियाँ प्राप्त करने में मदद करता है। And it delivers a array of solution. That means whenever we go to internet or surf through internet, we do so because we are facing some problem. We want to have certain knowledge about a certain topic. जब हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई हमारी दुविधा होती है, कोई समस्या होती है, तब हम सीधे इंटरनेट पे जाते हैं और हम सीधे उसको एक्सेस करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो रोजनबर्ग के अनुसार यही ई लर्निंग है। और अगर हम शाब्दिक तौर पर इसकी बात करें तो जब हम विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को या स्रोतों को प्रयोग करके कोई भी जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसे ई लर्निंग कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल मोबाइल है, इंटरनेट है, डीवीडी आदि है, तो इन सब से हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ई लर्निंग की। सबसे पहले जब हम ई लर्निंग की बात करते हैं तो ये तुरंत हमें कंप्यूटर से जोड़ देता है। हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में सीधे इंटरनेट और कंप्यूटर आ जाता है या मोबाइल आ जाता है। यहाँ पर जो भी विषय वस्तु है, इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कंप्यूटर, मोबाइल आदि से प्रस्तुत किया जाता है। सबसे बड़ी बात, ई अधिगम कहीं भी कभी भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका कोई निश्चित जगह नहीं होती, इसकी कोई निश्चित समय नहीं होता। यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर, एनी टाइम, इन अ ग्रुप, इंडिविजुअली। सो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात कि आप टीचर के मुखातिब भी हो सकते हैं। टीचर स्टूडेंट आमने सामने बैठ के थ्रू इंटरनेट बात कर सकते हैं। एंड अगर आमने सामने नहीं है तो टीचर द्वारा कहा गया कंटेंट या विषय वस्तु हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और बाद में देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है वो हमें, टीचर को और स्टूडेंट्स को कनेक्ट करके रखता है, उनके बीच में एक संबंध बनाए रहता है, भले ही वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही क्यों ना हो। तो इस माध्यम में हम कोई भी विषय वस्तु, कोई भी कंटेंट, कोई भी अध्ययन सामग्री को हम उसी समय इंटरनेट के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा ज्वाइन करके भी देख सकते हैं और हम उस मटेरियल को, उस कंटेंट को हम सेव करके भी रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। और बाद में जब हम ऑफलाइन है तब भी हम आराम से पढ़ सकते हैं, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन उस समय नहीं है तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ई लर्निंग में एक ही कॉन्सेप्ट को किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति उस समय देख रहा होता है, तो कई सारे लोग एक ही समय पे इसका लाभ उठा सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से पर्याय है दूरस्थ शिक्षा का। दूरस्थ शिक्षा जब शुरू हुई थी तो उसका अर्थ ही ये था कि दूर बैठा व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो आज इंटरनेट ने, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने ये कर दिखाया है और ये बिल्कुल उसका पर्याय बन के रह गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत रुचिपूर्ण होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। कहीं न कहीं जो परंपरागत आपकी शिक्षण होती है उसमें उसने एक तड़का डाल दिया है, एक बहुत अच्छा उसको उसका लेवल बढ़ा दिया है, एजुकेशन का लेवल बढ़ा दिया है, शिक्षा का लेवल बढ़ा दिया है। तो कहीं न कहीं एफिशिएंसी भी बढ़ गई है और आज की तारीख में ये कहीं भी यूज़ हो रहा है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिसेज़ हों, इंडस्ट्री हो, संस्थान हो, सब जगह इसको यूज़ किया जा रहा है। और आज तो हम इसमें बात भी कर सकते हैं, क्लास भी। आज कोविड के ज़माने में आप देख रहे हैं, इस कोविड के समय में, महामारी के समय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमारी सहायता के लिए कितने अच्छे से आया है सामने। आज हम क्लास भी ले पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आज तो हमारे हर समय, हर घर, हर कोने में आपको दिखाई देगा।
अब हम बात करते हैं कि ई लर्निंग के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें, कैटेगराइज करें ई लर्निंग को, तो ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है सपोर्ट लर्निंग, जिसको आलंब अधिगम कहते हैं, आलंब अधिगम। दूसरी होती है ब्लेंडेड लर्निंग, इसको कहते हैं मिश्रित अधिगम, मिश्रण अधिगम भी इसको कह सकते हैं आप। और तीसरी आपकी होती है कंप्लीट लर्निंग, यानी कि पूर्ण अधिगम। जो आपकी सपोर्ट लर्निंग होती है या आलंब अधिगम होता है, इसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 प्रकार होते हैं। ये 3 वर्ग क्या है? ऑनलाइन, जब नेटवर्क आ रहा हो, जब इंटरनेट चल रहा हो। ऑफलाइन, जब इंटरनेट नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी हम कंप्यूटर या मोबाइल में काम कर सकते हैं। और तीसरा है एम लर्निंग, यानी कि मोबाइल लर्निंग। यहाँ पर मोबाइल लर्निंग का मतलब सिर्फ मोबाइल से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गई कैटेगरीज। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सपोर्ट लर्निंग से। सपोर्ट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आपको सहायता प्राप्त होती है, यानी कि जब हम अधिगम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की सहायता से करते हैं तो वो सपोर्ट ई लर्निंग हो जाता है, यानी कि आलंब अधिगम हो जाता है। इसमें हम जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इससे हम विभिन्न प्रकार से सहयोग एवं आलंब प्रदान कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को एक शिक्षार्थी, एक स्टूडेंट की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर और अच्छा बना सकता है। यानी कि सेवाओं का प्रयोग करके, इन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सेवाओं का प्रयोग करके शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को कक्षा गतिविधियों द्वारा उन्नत बनाया जा सकता है, यानी कि प्रॉस्परस बनाया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको दोनों ही यूज कर सकते हैं, टीचर भी और स्टूडेंट भी। और इसके लिए कई सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बताया, मल्टीमीडिया है, वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट सर्च इंजन से आप गूगल जा सकते हैं, गूगल क्रोम जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ओपेरा खोल के आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कई तरीके हैं जिन सबको हम सर्च इंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं सपोर्ट लर्निंग की टाइप्स की। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, इसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन और मोबाइल लर्निंग होती है। अगर हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करें तो जब हम वैयक्तिक तौर पर या समूह में कंप्यूटर तंत्र का प्रयोग अधिगम के लिए करते हैं या किसी उपकरण, वेबसाइट आदि का प्रयोग करते हैं तो इसे ऑनलाइन अधिगम कहते हैं। दैट मीन्स हियर वी नीड अ इंटरनेट कनेक्शन, एंड अनलेस एंड until there is no internet connection we won't be able to access the knowledge, the information or whatever we are searching। जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हम चाहते हैं, जो समाधान चाहते हैं, जो ज्ञान चाहते हैं, वो बिना वेबसाइट के विजिट के और बिना इंटरनेट कनेक्शन के नहीं हो सकता। और इसके लिए उपकरण भी चाहिए, चाहे वो उपकरण आपका कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो। तो ऑनलाइन में इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ऑफलाइन क्या है? ऑफलाइन में सामग्री या जानकारी या ज्ञान तो हम जरूर ऑनलाइन ले लेते हैं, लेकिन हम उसको सेव करके रखते हैं, हम उसको स्टोर करके रखते हैं। और जब हमारे पास नेटवर्क नहीं है तब हम आराम से जो स्टोर की हुई सामग्री है, शिक्षण सामग्री, उसको हम आराम से, चाहे आपके मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, आप उसमें खोल कर पढ़ सकते हैं। तो उस समय आपको नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं जब हम किसी भी नेटवर्क कंपनी के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं न प्राप्त करके सेव किया हुआ, स्टोर किया हुआ डेटा या ज्ञान ये हम प्राप्त कर सकते हैं तो उसे हम ऑफलाइन कहते हैं। और ये हम कहाँ पे सेव कर सकते हैं? ये हम कंप्यूटर के मेमोरी में सेव कर सकते हैं, ये हम मोबाइल के मेमोरी में सेव कर सकते हैं, हम इसको सीडी में कर सकते हैं, पेन ड्राइव में कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में सेव करके रख सकते हैं। और जब हम पढ़ना चाहते हैं, चाहे इंटरनेट कनेक्शन हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और तीसरी आती है मोबाइल लर्निंग। मोबाइल, एम का मतलब है मोबाइल। मोबाइल मतलब जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, जैसे आपके हाथों का मोबाइल। इसके अतिरिक्त आप टैबलेट भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ऐसे ही लैपटॉप होता है। तो यहाँ पर मोबाइल लर्निंग का मतलब ही यही है कि जब हम उपकरण को कई जगह ले जाकर कार्य कर सकें, यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे उपक्रम से है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को अपने व्यक्तिगत मोबाइल सेट, जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल लर्निंग को ई लर्निंग का तत्कालिक वंशज से उत्पन्न माना जाता है। यानी कि जो मोबाइल लर्निंग है वो आपका जो ई लर्निंग है वो उसका बिल्कुल रीसेंट या मॉडर्न फॉर्म है।
तो ये आपकी हो गई सपोर्ट लर्निंग। अब हम बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की। ब्लेंड मतलब होता है मिक्स कर देना, मिश्रित कर देना। यहाँ ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब भी है ये मिश्रण अधिगम। यदि ई लर्निंग के उपागम जैसे कि सिंक्रोनस या असिंक्रोनस, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, तथा परंपरागत शिक्षण पद्धति का प्रयोग एक साथ शिक्षण अधिगम में किया जाता है तो इसे मिश्रित अधिगम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हम जो परंपरागत शिक्षण अधिगम चल रहा है और जो नया ई लर्निंग आए, इनको मिला जुला के सोच समझ के संतुलन में जब हम यूज करते हैं तो इसको हम ब्लेंडेड लर्निंग या मिक्स्ड लर्निंग या हाइब्रिड लर्निंग भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें हमें दोनों जगह के फायदे मिलते हैं। ट्रेडिशनल मेथड का भी हमको फायदा मिलता है और ऑनलाइन मेथड का। दैट मीन्स वी डिराइव द एडवांटेजेस ऑफ बोथ द मेथड। तो इसमें कह सकते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग बहुत अच्छे प्रकार की अधिगम व्यवस्था है। सिंक्रोनस असिंक्रोनस की जो बात हमने की वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम ब्लेंडेड के बारे में समझ लें कि ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि कितना हमको परंपरागत पद्धति यूज़ करनी है और कितनी हमको ऑनलाइन या मॉडर्न पद्धति यूज़ करनी है। मिश्रित अधिगम में इन दोनों प्रणालियों की विशेषताओं को इस प्रकार नियोजित एवं संयोजित किया जाता है जिससे दोनों की विशेषताओं या गुणों का समावेश हो सके तथा शिक्षण अधिगम को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। यानी कि हम कह सकते हैं कि द बेस्ट ऑफ द बोथ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड यूज्ड इन अ बैलेंस्ड मैनर। तो जो परंपरागत शिक्षण है, यानी कि टीचर जो पढ़ाती है और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर मेल होता है। इस अप्रोच में जो सिलेबस है वो दोनों तरीके से पढ़ाया जा सकता है। फॉर्मल यानी कि औपचारिक सेटिंग जैसे कि स्कूल कॉलेज में, और ई लर्निंग यानी कि कंप्यूटर मोबाइल आदि से भी कराया जा सकता है। तो इस अप्रोच में जैसे मैंने बताया मिला जुला आपको इफेक्ट देखने को मिलता है और ये बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है वास्तविक दुनिया का और आभासी दुनिया का, रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड का बहुत ही अच्छा समागम हमको ब्लेंडेड लर्निंग में देखने को मिलता है। इससे हमारा टीचिंग लर्निंग कहीं ना कहीं बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे अच्छी बात यह कि इसमें दोनों जहान के आपको फायदे या लाभ मिलते हैं। स्टूडेंट्स जो ट्रेडिशनल वे में पढ़ रहे हैं, परंपरागत ढंग से पढ़ रहे हैं, दे आर एक्सपोज टू न्यू मेथड, यानी कि डिजिटल वर्ल्ड में ले जाया जाता है। और आज की तारीख में जितना इम्पोर्टेंट शिक्षा है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी है। इसकी ज़रूरत आपको हर समय हर जगह पे होती है। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही जुड़ने की वजह से आपका जो शिक्षण अधिगम है बहुत ही रुचिपूर्ण हो जाता है, बहुत प्रभावशाली हो जाता है। और ई लर्निंग जुड़ने की वजह से, ऑनलाइन मेथड जुड़ने की वजह से आपके खर्चों में कमी आ जाती है। यानी कि आपको बार बार टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। और जैसी आपकी ज़रूरत है, जहाँ पे आपको जो ढूंढना है उस पर क्लिक करिए और आपको जानकारी मिल जाती है। इससे आप क्या हो जाते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्वतंत्र अधिगम की एक आदत सी बन जाती है और स्टूडेंट्स अपने पेस से, अपनी स्पीड से, अपनी गति से ज्ञान को इकट्ठा कर पाते हैं, ज्ञान संचय कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं लर्नर्स कंप्लीट ई लर्निंग की, यानी कि पूर्ण ई अधिगम की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार के अधिगम की अवस्था में परंपरागत कक्षा शिक्षण को पूर्ण रूप से आभासी कक्षा शिक्षण में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ब्लेंडेड में मिक्स किया जाता था लर्नर्स, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जितना भी ट्रेडिशनल मेथड है, जितना भी परंपरागत शिक्षण पद्धति थी, उसका पूरा का पूरा वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाते हैं, पूरा का पूरा आभासी दुनिया में ले जाते हैं। इसको हम स्थानांतरित कर देते हैं पूर्ण रूप से आभासी शिक्षा में, जिसको वर्चुअल क्लास भी कहते हैं। तो आभासी कक्षा कक्ष भी कह सकते हैं इसको। तो इस तरह की जो लर्निंग सिचुएशन और स्टेज है, द ट्रेडिशनल क्लास टीचिंग इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म टू द वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग। यहाँ पर कक्षा का, स्कूलों का एवं शिक्षण अधिगम वातावरण का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यहाँ पे बिल्डिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चार दीवालों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फर्नीचर की कोई ज़रूरत नहीं है, इन सब का कोई अस्तित्व देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप हैं, टीचर है,
और आपका माध्यम है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। शिक्षार्थी यानी कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूर्णतः ई अधिगम के पाठ्यक्रमों की सहायता से अधिगम के लिए स्वतंत्र होता है। द स्टूडेंट इज फ्री टू एक्वायर द नॉलेज, टू एक्सेस द इंटरनेट एंड गेन नॉलेज। तो यहाँ पर जैसी जिसकी आवश्यकता है, जैसे जिसकी गति है, जैसा जिसका इंटरेस्ट है, वो उस हिसाब से जानकारी प्राप्त करता है। अधिकतम जो अधिगम होता है ये ऑनलाइन ही प्राप्त की जाती है, लेकिन कभी कभी उन्हें पूर्ण रूप से भंडारित सूचनाओं एवं संग्रहित अधिगम पैकेजों द्वारा शिक्षण अधिगम प्रदान किया जाता है। कई बार मॉड्यूल्स भी आते हैं, पैकेजेस भी आते हैं जो बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, वो शेयर किए जाते हैं और छात्र वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं कंप्लीट ई लर्निंग पाने के। ई लर्निंग का जो मेथड यूजुअली यूज होता है, जैसे अभी मैंने बताया, डीवीडी वगैरह होता है, पेन ड्राइव है, सॉफ्टवेयर आप इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं। ना इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो जो सेव्ड सामग्री आपके पेन ड्राइव में है, हार्ड डिस्क में है, मेमोरी में है, उन सबको यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुल फ्रीडम है आपको ज्ञान प्राप्त करने का। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि हम डिस्कस करेंगे वो है सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। यानी कि जो अधिगम है, ई अधिगम जो है या ई लर्निंग है, वो सिंक्रोनस यानी कि समकालिक ई अधिगम भी हो सकती है या असमकालिक ई अधिगम भी हो सकती है। सिंक्रोनस समकालिक, असिंक्रोनस असमकालिक। तो सिंक्रोनस की अगर बात करें तो इसका अर्थ है कि शिक्षक तथा शिक्षार्थी एक ही समय में अधिगम के लिए उपस्थित होते हैं। यानी कि जब प्रक्रिया चल रही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, तो टीचर भी वही है और स्टूडेंट भी वही है और माध्यम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पर टीचर, स्टूडेंट और माध्यम तीनों का होना बहुत जरूरी है एक ही समय पे, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंक्रोनस, अकरिंग टुगेदर एट अ टाइम। यानी कि उसी समय पर सब लोग वहां पर मौजूद हैं, यानी कि टीचर, टॉट और जो पद्धति है, माध्यम है वो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। तो जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जन्म देता है। समकालिक अधिगम में शिक्षक एवं शिक्षार्थी एक ही समय पर इंटरनेट पर उपस्थित होकर एक दूसरे से दूर होते हुए भी विचारों का आदान प्रदान करते हुए अधिगम में सहायक होते हैं। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल क्लासरूम जैसा सीन होता है, लेकिन क्लासरूम नहीं होती। क्लासरूम जैसा वातावरण क्रिएट किया जाता है जो कि वर्चुअल होता है, आभासी होता है। और दूसरा है हमारा असिंक्रोनस यानी कि असमकालिक। ये बिल्कुल विपरीत है समकालिक है, जस्ट ऑपोजिट। इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी इंटरनेट व कंप्यूटर के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं, वो जरूर करते हैं अंतःक्रिया, इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वे एक ही समय में एक साथ उपलब्ध नहीं रहते। यानी कि टीचर एंड टॉट एक साथ जरूरी नहीं है कि यहाँ हो। टीचर अपनी बात कह के, अपना ज्ञान दे के, अपने जो शिक्षण है करके जा सकता है, और स्टूडेंट जो है जब फ्री होता है, जब वो करना चाहता है, तब वो टीचर द्वारा शिक्षण कार्य किया गया जो वहां पर उपलब्ध है उसको एक्सेस कर सकता है, उसको देख के समझ सकता है, पढ़ सकता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की शिक्षक द्वारा तैयार की गई अध्ययन सामग्री है जो स्टूडेंट जब चाहे, जैसे चाहे वो उसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। अध्ययन सामग्री वेब पर पहले से ही उपलब्ध रहती है और शिक्षार्थी अपनी सुविधा अनुसार या इच्छा अनुसार शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर सकता है। शिक्षक भी अपनी सुविधा अनुसार उसे प्रतिपुष्टि या उत्तर देकर आगे का अध्ययन सामग्री पढ़ने का निर्देश दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे फ्रीडम बहुत है, यहाँ पे स्वतंत्रता है। यानी कि स्टूडेंट कभी भी जो टीचर ने डाला है सामग्री उसको पढ़ सकता है, और टीचर भी जब वो चाहता है, जब वो देना चाहता है, तब वो सामग्री अपलोड कर सकता है। और बच्चा जब पढ़ लेता है तो कोई जानकारी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ भी क्लियर करना चाहता है या किसी प्रकार का फीडबैक या पृष्ठ पोषण चाहता है, तो टीचर भी अपनी सुविधा अनुसार छात्र को, स्टूडेंट को प्रतिपुष्टि दे सकता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता ज्यादा है। इस प्रकार का जो अधिगम होता है बहुत ही सुविधाजनक तो होता ही है, और इसमें वास्तविक कक्षा कक्ष जिसमें आमने सामने अंतःक्रिया होती है उसका जो है अभाव तो होता है, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्रता रहती है, फ्रीडम रहता है, अपनी गति के अनुसार, अपने समय के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो फायदे और नुकसान दोनों ही देखने को मिलते हैं।
तो जैसे मैंने बताया कि मटेरियल आपको मिल जाएगा, टीचर ने डाल दिया या किसी पैनल ने डाल दिया, किसी एक्सपर्ट ने डाल दिया और आपने उसको एक्सेस कर लिया और बच्चे ने पढ़ लिया। फिर बच्चे ने पढ़ने के बाद जब फीडबैक चाहा तो टीचर ने अपने अनुसार सजेशन दे दिया, सुझाव दे दिया और आगे क्या पढ़ना है इसके बारे में गाइडेंस दे दी। अब हम जानेंगे लर्नर्स की क्या इस ई लर्निंग का फ़ायदा क्या है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो इस समय आपको देखने को मिला ड्यूरिंग दिस कोरोना, ड्यूरिंग दिस कोविड। ये आपने देखा इस पेंडेमिक में ई लर्निंग ने तो बिल्कुल बच्चों को, टीचर्स को, सब चीज़ को, हर पद्धति को इतना अच्छा कर दिया कि घर घर में मोबाइल में पहुंच गई ई लर्निंग। इससे क्या हुआ, लोगों को नई टेक्नोलॉजी से, नई तकनीक से अवेयरनेस मिले, जागरूक हुए इसके बारे में। लोग सृजनात्मक हो गए, लोग वीडियोस बनाने लग गए, लोग स्लाइड्स बनाने लग गए, प्रेजेंटेशन के नए नए तरीके ढूंढने लगे, नवाचार देखने को मिला, इनोवेशन देखने को मिला, बहुत कुछ नया आ गया हमारे आभासी दुनिया में। और कंटेंट को किस प्रकार से प्रेजेंट करना है उसके भी नए नए तरीके आ गए। छात्रों के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाने के अनुसार कंटेंट तैयार किया गया और बहुत ही अच्छा एक स्रोत बन गया ज्ञान देने का। सबको नॉलेज का इक्वल एक्सेस मिला, यानी कि ऐसा कोई नहीं है कि कोई आ रहा है स्कूल नहीं आ रहा है, घर में बैठा है, बीमार है, हर कोई व्यक्ति नॉलेज पाने में सक्षम था। अब इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है उसने हर बच्चे तक, हर लर्नर तक, हर अधिगमकर्ता तक नॉलेज को पहुंचाया है। और जो नॉलेज आती है वो इतने सरल और इजी तरीके से हमारे पास आती है कि उसका समझना बहुत आसान होता है और आसान के साथ साथ रुचिपूर्ण भी है, लचीलापन है इसमें। छात्र जब फीडबैक मिलता है टीचर से तो खुश होते हैं, प्रोत्साहन बढ़ता है, उत्साह से पढ़ते हैं बच्चे। और जो सामग्री तैयार की जाती है कंप्यूटर के द्वारा या वेबसाइट्स में, वो बच्चों के मेंटल लेवल के अनुसार होती है, अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजी, देयर मेंटल लेवल, देयर इमोशनल लेवल, देयर मैच्योरिटी लेवल, उस हिसाब से कंटेंट बनाया जाता है। इसलिए सब आसानी से इसको समझ पाते हैं और उसी के आधार पर, समझने के आधार पर अगर कोई परीक्षण लिया गया है, कोई टेस्ट लिया गया है तो उसका फीडबैक भी आपको आसानी से मिल जाता है, मूल्यांकन करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए टाइम की भी बचत हमको देखने को मिलती है। तो लर्नर्स, आज आपने ई लर्निंग के बारे में समझा, जाना और आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।